विजिबल है। टेस्ट केस दिखाओ क्या आपको? हाँ पहले टेस्ट केस दिखाओ। इसको मेरे क्रॉस को करने एक- से रिकॉर्डिंग स्टॉप तो नहीं होगी? मेरे को सिर्फ आपने एक वो ऐड वाला दिया था तो उसका एक ही बना है। ये देखो यूजर शुड एबल टू सी आउटलुक पेज वाला दिया था मेरे को। तो उसका प्री कंडीशन यूजर शुड ऑन लॉगिन पेज। पहले तो लोकल होस्ट लॉन्च करेगा। उसके वेरीफाइंग यूजर इज ऑन लॉगिन पेज। फिर क्लिक ऑन vTiger आउटलुक प्लगइन अंडर vTiger CRM एड्स ऑन। उसके बाद फिर वेरीफाई करेगा पेज इज डिस्प्लेड हियर। तो उसके बाद उसका एक्सपेक्टेड रिजल्ट यूजर शुड एबल टू सी आउटलुक इंटीग्रेशन पेज। दूसरे पेज पे नेविगेट कर रहे हैं ना? हाँ दूसरे पेज पे जा रहा है, न्यू टैब पे जाएगा। तो फिर एक्चुअल रिजल्ट भी हो गया है और फिर पास किया। यहाँ पे लिखना है यूजर शुड नेविगेट टू दिस पेज। कहाँ पे? जहाँ तुमने लिखा यूजर शुड एबल टू सी आउटलुक इंटीग्रेशन। अच्छा एक्चुअल रिजल्ट एक्चुअल और एक्सपेक्टेड में मतलब यूजर शुड नेविगेट टू आउटलुक इंटीग्रेशन पेज। शुड एबल टू नेविगेट शुड नेविगेट टू। ये छोटी 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 चीजें है ना जो ये हम लिखते हैं सी या फिर गो टू, ये सब चीजें हमको ध्यान में रखनी है। और ये इसके साइड में कमेंट किया मैंने और ये पास कर दिया। और इसमें प्रायोरिटी और सीवीआरटी का भी दिया था मैंने। प्रायोरिटी सीवियरिटी ऐड नहीं किया। ठीक है नेक्स्ट टाइम मैं दूंगी तो उसमें ऐड करना है। और ये चार टेस्ट केसेस उसके हिसाब से मैंने एविडेंस ऐड किया। पहले लोकल होस्ट वाला डाला, उसका लिंक को हाईलाइट किया। उसके बाद फिर वो लॉगिन पेज ओपन किया। और फिर उसके बाद vTiger वो जो ऐड है उसको हाईलाइट किया। उसके बाद फिर वो जो न्यू टैब ओपन होगा उसको किया। ठीक है सब एक ही दिया था ना। ठीक है बट इसमें टेस्ट केस एक ही है तो फिर जो हमारा एविडेंस है ना वो एक ही टेस्ट केस के लिए बनेगा। तो एक ही के लिए बनेगा। हाँ एक ही के लिए बनेगा। तो मतलब जितने टेस्ट केस रहेंगे उसके लिए अलग अलग एविडेंस शीट? नहीं जरूरी नहीं है। एक अगर ही में डाल मॉड्यूल एक है ना उसके अंदर अलग अलग टेस्ट केस लिखा है तुमने तो एक एविडेंस शीट में बना सकते हो। अगर जैसे एक ही मॉड्यूल है तो एक शीट में बनाओगे, डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल है तब तुमको डिफरेंट डिफरेंट एविडेंस शीट बनानी होगी। तो ये ठीक है। हाँ ये ठीक है। तो शिवलिंग अंजलि मैथिली तुमको समझ में आए ना? हाँ शबनम। हाँ तो ऐसे ही बनाना है। नेक्स्ट टाइम से तुम लोग स्क्रीन शेयर करके दिखाओगे। हाँ शबनम। ठीक है तुलसीदास। यस। भूमि तो आज मैं दूसरा असाइनमेंट दूंगी, पहले वाला तो किसी का नहीं बन रहा है। तो अब तक हमने जितना पढ़ा है उतना आता है ना सबको? मैनुअल टेस्टिंग में एक वीक का गैप हो गया था, 3 दिन क्लास नहीं हुई ना, तो बाकी रिवाइज किया होगा तुम लोगों ने काफी है। तो लास्ट हम अजाइल पढ़ रहे थे, उससे पहले हम रिकैप कर लेते हैं। ठीक है तो टेस्टिंग कंसेप्ट क्लियर है ना कि हमें हर चीज़ में टेस्टिंग चाहिए होती है। किसी भी प्रोडक्ट का हो चाहे कोई सा भी प्रोडक्ट हो, चाहे आईटी में हो नॉन आईटी में हो, हमें टेस्टिंग रिक्वायर्ड होती है। ठीक है उसके बाद हमारे जो इंटरव्यू क्वेश्चंस बनते हैं उसमें क्या क्या बनते हैं? टाइप्स ऑफ टेस्टिंग। टाइप ऑफ टेस्टिंग क्या क्या होते हैं? SDLC, नहीं type of testing, यूनिट टेस्ट, black box, gray box and white box. हाँ वाइट बॉक्स टेस्टिंग, ग्रे बॉक्स टेस्टिंग एंड ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, ये टाइप्स है। फिर इसके अंदर फर्दर आते हैं। अच्छा जो मैंने यूनिट बोला वो लेवल्स है। Levels है unit Levels of integration system and UAT. लेवल ऑफ टेस्टिंग भी है और वो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में भी आते हैं। जैसे पूछेगा कोई ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के टाइप्स कौन कौन से, तो ये सब आते हैं इसमें। सिस्टम टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, यूएटी। और व्हाइट बॉक्स में क्या क्या है? व्हाइट बॉक्स में यूनिट टेस्टिंग आती है।
और ग्रे बॉक्स में दोनों का कॉम्बिनेशन, मतलब जो अगर डेवलपर ही टेस्टर है तो वो दोनों काम कर सकते हैं। वो भी ब्लैक में आता है ना। परफॉर्मेंस टेस्टिंग, सिक्योरिटी टेस्टिंग, लोड टेस्टिंग। ये सब ब्लैक बॉक्स में, जिसमें कोडिंग की नॉलेज की जरूरत नहीं होती। विदाउट कोडिंग भी हम उसको टेस्ट कर सकते हैं। वो क्या कोड होता का है, लॉजिक नहीं चेक करते हैं। हाँ, वो ब्लैक बॉक्स में आता है। वाइट बॉक्स में हमें कोडिंग की नॉलेज चाहिए होती है, वो सिर्फ यूनिट टेस्टिंग या इंटीग्रेशन टेस्टिंग डेवलपर की तरफ से ही होती है। अगर टेस्टर भी कर रहा है तो उसको कोडिंग की नॉलेज होगी तभी कर सकता है। और ग्रे बॉक्स में दोनों का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो थोड़ा और हम चैट जीपीटी से पूछते हैं टेस्टिंग के, मैनुअल टेस्टिंग के क्वेश्चंस, तो रिकैप भी हो जाएगा और इंटरव्यू के हिसाब से प्रिपेयर भी हो जाएगा। शबनम, आपने स्क्रीन शेयर किया है क्या? सब इंक्लूड है। स्क्रीन शेयर नहीं है क्या? नहीं। अभी विजिबल है? हाँ, अभी विजिबल है। थोड़ा ये बड़ा हो सकता है क्या स्क्रीन? बहुत छोटा छोटा दिख रहा है क्योंकि प्लस करो नीचे वाला अभी? हाँ, अभी परफेक्ट है। ओ ऊपर की वो हाइड कर दो, दिसते ही तो क्या हाइड करूँ ऊपर का? कुछ है ही नहीं। अरे ये तू होता पर्सनल त्यांचं प्रॉब्लेम राहू देना सर। ठीक है, तो चैट जीपीटी से पूछते हैं मैनुअल टेस्टिंग क्वेश्चन। बेसिक टू एडवांस। तुमने खुद से क्या क्या पढ़ा है नया मैनुअल टेस्टिंग में? मैंने सब रिकैप किया। रिकैप किया, कुछ नया पढ़ा है, सुना है? टेस्टिंग टेक्निक्स। टेस्टिंग उस दिन मैंने टेक्निक्स। जीरा का भी खुल के देखा था, तो उसमें वो लॉक साइनिंग का ऑप्शन आता था, तो उसके आगे मैंने किया नहीं कुछ। राइटिंग गुड टेस्ट केस। सो बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं हम। व्हाट इज सॉफ्टवेयर टेस्टिंग? सॉफ्टवेयर टेस्टिंग सबको पता है कि सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग करना कि हमारा जो सॉफ्टवेयर डेवलप हुआ है वो एक्सपेक्टेड रिजल्ट दे रहा है या नहीं दे रहा है। उसको पूछना, क्वेश्चन कॉपी करके उसको आइडियल आंसर्स दे दो। नहीं, हम पहले अपन आंसर देते हैं, उसके बाद उसका आंसर। विद आंसर कर देती हूँ ना, सब दे देगा। उसको आ जाएगा समझ। वर्ड में ले लो, फिर तुमको शेयर भी कर दूँगी। कंट्रोल प्लस प्लस करो, तुम्हारा कॉम का साइज थोड़ा बड़ा हो जाएगा। अभी ठीक है? बस 100% हो गया। ठीक है, व्हाट इज सॉफ्टवेयर टेस्टिंग? सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इज प्रोसेस इवैल्यूएटिंग ए सिस्टम और इट्स कंपोनेंट टू फाइंड डिफेक्ट एंड एंश्योर द सॉफ्टवेयर मीट्स द स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट। इसमें ऐसा नहीं है कि अच्छे से काम करना चाहिए, उसमें कोई डिफेक्ट भी नहीं होना चाहिए, वो भी रेक्टिफाई करना होता है हमें। ऐसा कई बार होता है कि काम तो सही कर रहा है बट कई बार उसमें डिफेक्ट हो जाता है, तो वो चीज़ भी हमें रेक्टिफाई करनी होती है। So what are the different type of software testing? Functional, non-functional and maintenance. Functional में क्या क्या आएगा? Unit testing, integration testing, system testing, acceptance testing. Acceptance UAT भी होता है, user acceptance testing. और यूजेबिलिटी भी आया उसमें। हाँ, यूजेबिलिटी भी उसमें आता है। non-functional में ये performance, security and usability. तो इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं। टेस्टिंग के टाइप्स में ये फंक्शनल और नॉन फंक्शनल, फिर वो कब आएगा व्हाइट बॉक्स? और वो फंक्शनल में आता है व्हाइट बॉक्स। हमें आंसर कैसे क्या देना है कि यूनिट इंटीग्रेशन सिस्टम वो देना कि ब्लैक बॉक्स? टाइप ऑफ टेस्टिंग में ये फंक्शनल, नॉन फंक्शनल ये आते हैं मेंटेनेंस तीनों। और ब्लैक बॉक्स, व्हाइट बॉक्स, ग्रे बॉक्स ये कोड के अकॉर्डिंग है। जैसे तुम इसमें भी देखोगी ना, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के टाइप ये अकॉर्डिंग टू लेवल भी होता है, अकॉर्डिंग टू कोड नॉलेज होता है, अकॉर्डिंग टू फंक्शन होता है। अकॉर्डिंग टू लेवल बोले तो फिर यूनिट इंटीग्रेशन को आंसर करना, और कोड बोले तो फिर ब्लैक बॉक्स, व्हाइट बॉक्स ऐसा कुछ। इसमें हम इसको डिटेल में पूछते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्टिंग, ऑल पॉसिबल क्वेश्चंस।
क्योंकि इसी में ही तुमको बहुत सारे क्वेश्चन दे देगा. What are the different type of testing? First है A, based on functionality. फिर second क्या है? Related follow up. What is उसके फॉलो अप क्वेश्चंस वो अलग है. बोल के पढ़ते हो ना इसके अंदर ही इसने फिर आगे बताया है. मैंने बोला तो क्या हुआ? इधर स्टार्ट बंद हो गया है वो. क्या करना है तुमको? ये चार इधर लगाओ ना 2 चार्जर. है क्या बंद कर दो स्विच और चालू कर दो. जेव्हा मी फर्स्ट डे आलो पण असंच विषय तो अभी लैपटॉप की जरूरत है नहीं. नहीं है गरज तुझे राहू दे चालू. सॉरी You wasted 30 seconds. आई एम सॉरी बंद कर दो अभी. जरूरत भी नहीं है. बाद में लगा लेना चार्ज. तो पहले यही पढ़ लेते हैं क्योंकि इसमें से ये बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं हमारे टाइप्स ऑफ टेस्टिंग में. तो फर्स्ट क्या है? बेस्ड ऑन फंक्शनैलिटी. फंक्शनैलिटी बेस पे कौन से है? फंक्शनल टेस्टिंग, नॉन फंक्शनल. जो पहले उसने दिया था मेंटेनेंस, वो इसमें अभी इंक्लूड नहीं किया. तो एज पर फंक्शनैलिटी इसमें बताया है. फंक्शनल में कौन कौन से आते हैं? यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन, सिस्टम टेस्टिंग एंड यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग. ठीक है. नॉन फंक्शनल में क्या आएंगे? सिक्योरिटी टेस्टिंग, यूजेबिलिटी टेस्टिंग, सिक्योरिटी, परफॉर्मेंस टेस्टिंग, कंपैटिबिलिटी, स्ट्रेस टेस्टिंग, जो कि ये फंक्शनैलिटी नहीं होती है लेकिन हमको चेक करना पड़ता है. बिहेवियर चेक करते हैं हम उसमें. सिस्टम का बिहेवियर, परफॉर्मेंस कैसी हो रही है, वो एप्लीकेशन सिक्योर है या नहीं है, कस्टमर का डेटा ऐसा तो नहीं है कि कुछ भी उसको मिसयूज कर सकते हैं या कुछ भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर रहा है कस्टमर, तो ऐसा तो नहीं है कि कोई थर्ड पार्टी उसको एक्सेस कर सकती है विदाउट एनी एक्सेस. तो वो सब चीज़ें होती है. यूजेबिलिटी टेस्टिंग. यूजेबिलिटी मीन्स कि कितने लोग यूज़ कर सकते हैं उसको, लोड कितना ले सकता है. तो आगे पढ़ते हैं हम इसको. व्हाट इज इंटीग्रेशन टेस्टिंग? इंटीग्रेशन मतलब एक मॉड्यूल टेस्ट होगा. सॉरी यूनिट हुए तो इंटीग्रेशन में दो से ज्यादा कॉम्बिनेशन ऑफ यूनिट टेस्टिंग. यूनिट टेस्टिंग में एक मॉड्यूल टेस्ट करेंगे. एंड इंटीग्रेशन में क्या होगा? कॉम्बिनेशन ऑफ 2 मॉड्यूल्स. सिस्टम टेस्टिंग में वेरीफाई द सिस्टम बिहेवियर. Testing the entire system as a whole to verify it meets the specific requirement. पूरी टेस्टिंग हो गया. पूरी एप्लीकेशन टेस्ट हो गया. हाँ, पूरी एप्लीकेशन टेस्टिंग होती है इसमें. मतलब कौन सी विंडोज पे चल रहा है, लिनक्स पे है, मैक पे है, विंडो पे है, ये सब चीज़ें कौन से ब्राउज़र पे, सब चीज़ें टेस्ट होती है सिस्टम टेस्टिंग में. यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग कहाँ होती है? क्लाइंट एंड साइड से. जस्ट बिफोर डिप्लॉयमेंट. बिफोर डिलीवरिंग द प्रोडक्ट. करता तो क्लाइंट ही है ना. उसमें भी 2 टाइप होते हैं ना, अल्फा और बीटा. हाँ, वो आगे पढ़ रहे हैं ना. तो ये एंड यूजर करता है यूएटी टेस्टिंग. एंड देन है व्हाट इज रिग्रेशन टेस्टिंग. रिग्रेशन टेस्टिंग में कुछ टेस्टिंग प्रोडक्ट में कुछ नया मॉड्यूल ऐड हुआ है या फिर कुछ डिफेक्ट फिक्स हुआ है, उसके बाद उसको रीटेस्ट करना, पूरे एप्लीकेशन को टेस्ट करना, वो रिग्रेशन टेस्टिंग में आएगा. स्मोक टेस्टिंग में क्या होता है? ए क्विक चेक टू वेरीफाई बेसिक फंक्शनैलिटी आर वर्किंग इन अ न्यू मॉड्यूल. क्विक चेक होता है कि जो बेसिक फंक्शनैलिटी है, लॉगिन की फंक्शनैलिटी वो प्रॉपर वर्क कर रही है या नहीं, लॉग आउट वर्क कर रहा है या नहीं, यूआरएल लॉन्च हो रहा है या नहीं, प्रॉपर लीड क्रिएशन हो रहा है या नहीं, वो सब मतलब बेसिक फंक्शनैलिटी. डीप लेवल में नहीं बट जो मेन फंक्शनैलिटी कवर करते हैं स्मोक में. इसी में ही कवर कर रहा है सब. ठीक है. देन है व्हाट इज सैनिटी टेस्टिंग. सैनिटी टेस्टिंग में क्या होता है? फोकस टेस्ट टू वेरीफाई स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी आफ्टर माइनर चेंजेस. जैसे कुछ भी फंक्शनैलिटी में चेंज हुआ है उसके बाद उसकी डिटेल टेस्टिंग करना. जैसे लॉगिन फंक्शनैलिटी का किया हमने, वैलिड यूजर से किया, इनवैलिड से किया, उसके बाद फिर यूजर जो क्रेडेंशियल है जो फंक्शनैलिटी है उसको चेक करना डिपेंडेंट. तो उसमें हमने पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्या क्या हो सकते हैं वो सब चीज़ें रिटेस्ट की है. तो मतलब डिटेल के अंदर चेक करना होता है सैनिटी.
बेसिक डिफरेंस क्या है स्मोक और सैनिटी में? स्मोक तो तुम बेसिक फंक्शनैलिटी चेक करोगे, उसमें तुम्हें ज़रूरत नहीं होती है कि पॉसिबल कॉम्बिनेशन चेक करना है या कुछ पॉसिबिलिटी हो सकती है। जैसे वैलिड लॉगिन के लिए तुमने टेस्ट केस बनाया तो तुम पहले चेक करोगे कि लॉगिन क्लिक हो रहा है या नहीं हो रहा है, वैलिड यूज़र आईडी पासवर्ड डालने पे लॉग आउट हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये हो गया तुम्हारा स्मोक। और सैनिटी में क्या होगा कि तुम वो चेक करोगे लॉगिन क्लिक हो रहा है, उसके बाद वैलिड क्रेडेंशियल से इनवैलिड में क्या क्या कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, पासवर्ड गलत डाल दिया, यूज़र नेम गलत डाल दिया, दोनों गलत डाल दिए, दोनों ब्लैंक छोड़ दिए, तो ये सब चीज़ें डिटेल में टेस्ट करना। मींस सैनिटी है जो एक स्पेसिफिक फंक्शनलिटी पे फोकस करता है और जो कि कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है वो फंक्शनलिटी के तो उस पे टेस्ट करता है। और जो स्मोक होता है तो बेसिक फंक्शनलिटी, नंबर ऑफ फंक्शनलिटी जितने भी है तो उसको करते जाता है स्मोक फंक्शनलिटी डिटेलिटी चेक करता है। ठीक है, जैसे एक ही टेस्ट के कितने कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, कितने पॉसिबिलिटीज हो सकती है, कितने टेस्ट कवरेज हो सकते हैं, वो सब सैनिटी में आएगा। स्मोक में सिर्फ मेन फंक्शनलिटी जो यूजर की रिक्वायरमेंट है उसी के अकॉर्डिंग हमने फंक्शन चेक कर दिया, तो वो हो गया स्मोक। और स्मोक और सैनिटी क्यों करते हैं हम, डिटेल में क्यों नहीं करते? अर्ली डिफेक्ट ट्रेस करने के लिए या फिर कुछ मेन फंक्शनलिटी में ही अगर कुछ आया तो आगे ब्लॉकर बन सकता है ना, तो इसलिए मेन फंक्शनलिटी हम जब हमारे पास कम हो और करना हो, हाँ कम टाइम है और उस टाइम पे हमें जस्ट देखना है कि जो मेजर फंक्शंस अच्छे से काम करे तो उस टाइम पे हम स्मोक यूज करते हैं। हाँ, जब मेन होता है कि टाइम का हमारे पास टाइम फ्रेम कम होता है बट उस टाइम पे हमारे पास टेस्टिंग बहुत ज़्यादा करनी होती है, तो हम मेन फंक्शनैलिटी को कवर करते हैं। लॉगिन हो गया, क्रिएट लीड हो गया, लॉग आउट हो गया, अकाउंट्स का हो गया, तो उसमें सिर्फ मेन फंक्शनैलिटी कवर करेंगे, क्योंकि अगर सैनिटी करने बैठेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो क्या करते हैं हम, स्मोक टेस्टिंग करते हैं। जैसे रिसोर्स भी कम हो गए, जैसे 2 यूजर थे, टेस्टर थे, बट एक रिसोर्स छुट्टी पर है, बट हमको कल ही उसका रिव्यू देना है उस यूजर स्टोरी का, तो हम क्या करेंगे, स्मोक टेस्टिंग कर देंगे मेन फंक्शनैलिटी। उसके बाद अगर हमारे पास टाइम बचता है तो हम सैनिटी टेस्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है एडवांस टाइप्स एंड कंसेप्ट, लाइक व्हाट इज अल्फा एंड बीटा टेस्टिंग। ये टाइप्स यूएटी टेस्टिंग के टाइप पे। Alpha testing done by internal team before release, beta testing done by user in real environment. Alpha testing user and client side से ही होता है before release, but क्या होता है internal team करती है। और beta testing डेवलपर भी करता है ना, UAT के टाइम पे होती है अल्फा टेस्टिंग। ये दोनों से टाइप्स मैंने कहीं पे तो पढ़ा था कि अल्फा टेस्टिंग डेवलपर भी करता है। कर सकता है और डेवलपर है उस टीम में तो लेकिन वो डेवलपर इंटरनल मेंबर्स में आ जाएगा ना, वो कर सकते हैं, कंपनी के ऊपर है ना। एंड बीटा टेस्टिंग क्या आते हैं, रियल यूजर इन रियल एनवायरनमेंट, मतलब कि कोई रियल यूजर जैसा एक्सटर्नल यूजर लाए हैं, वो मतलब इंटरनल डिपार्टमेंट में नहीं होंगे बट बाहर से होंगे, उस एप्लीकेशन को टेस्ट करेंगे एज एंड यूजर टेस्ट। हाँ, एज एंड यूजर, तो वो बीटा टेस्टिंग। अब इंटरव्यू में याद रहेगा ना डिफरेंस? नहीं याद रहेगा क्या? अल्फा टेस्टिंग, अल्फा टेस्टिंग और बीटा टेस्टिंग दोनों यूएटी के टाइप है। ठीक है, अल्फा टेस्टिंग कैसे करेंगे, इंटरनली। जैसे हम लोग क्लाइंट एंड पे है तो हम लोग तो इंटरनल है, इस बैच के है, तो जो हम टेस्टिंग करेंगे वो इंटरनल टेस्टिंग होगी, वो क्या होगी, अल्फा टेस्टिंग। और बाहर से जैसे कोई आता है स्टूडेंट, वो अगर टेस्ट करेगा तो वो क्या होगी, बीटा टेस्टिंग। जैसे तुमने यूजर स्टोरी लिखी, उसका तुमने एविडेंस तैयार किया, तो अभी हमारा इंटरनली रिव्यू हो रहा है। जैसे अभी केशव ने शेयर किया तो हमारा इंटरनली रिव्यू हुआ, तो वो अगर क्लाइंट एंड पे करते हैं हम तो क्या होगी, अल्फा टेस्टिंग। इंटरनल हुआ ना, अगर बाहर से कोई रिव्यू कर रहा है, जैसे सर रिव्यू कर रहा है, तो वो क्या हुआ, आउटसाइड बैच है ना, तो वो क्या होगा, बीटा टेस्टिंग। समझ में आया? जैसे हम टीम मेंबर्स है, अगर टीम मेंबर्स एक दूसरे का रिव्यू कर रहे हैं एक ही टीम के, तो वो अल्फा टेस्टिंग होगी, और बाहर से एक्सटर्नल रिसोर्स टेस्ट करेगा, वो बीटा टेस्टिंग। ठीक है,
अंजलि, मैथिली, शिवलिंग क्लियर हुआ? हाँ शबनम। क्लाइंट हाँ शबनम। पे अल्फा होती है या बीटा? दोनों क्लाइंट एंड पे ही होती है। जो इंटरनल होती है वो अल्फा होती है और जो बीटा होती है वो एक्सटर्नल होती है। जैसे हमारे इधर भी मॉक इंटरव्यू लगा लो तुम, एक जैसे बैच में ही तुम लोग ले रहे हो, वो क्या हुआ? इंटरनल हुआ और अल्फा हो गया, अल्फा टाइप। बट बाहर से कोई ले रहा है, जैसे तुम्हारे बैच का नहीं है, बट तुम उसको जानते हो या नहीं जानते हो, डजेंट मैटर, बट वो तुम्हारे बैच का नहीं है, फिर तुम्हारा मॉक ले रहा है, तो वो क्या होगा? बीटा। ठीक है। उसके बाद है कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग। कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग में क्या करते हैं हम? एंश्योर दैट द सॉफ्टवेयर वर्क अक्रॉस डिफरेंट ब्राउजर, ओएस, डिवाइसेस एंड नेटवर्क। ब्राउजर कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग हो गई। ब्राउजर का हो गया, डिवाइस का हो गया, नेटवर्क्स का हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम का हो गया, जैसे लिनक्स, मैक, विंडो, डिवाइसेस एंड विंडोज, सॉरी सिस्टम्स। देन आता है व्हाट इज द परफॉर्मेंस टेस्टिंग। परफॉर्मेंस टेस्टिंग ये क्या हो? नॉन फंक्शनल का टाइप है। तो फिर वो भी कंपैटिबिलिटी वाला भी नॉन फंक्शनल ही रहेगा। तो ये तुम्हारे माइंड में रहना चाहिए, क्योंकि इंटरव्यूअर कैसे क्वेश्चन पूछ रही है, ये सारे टाइप्स ऑफ टेस्टिंग ही है, बट किसके अंदर क्या आता है वो तुम्हारे माइंड में रहना चाहिए। ये है नॉन फंक्शनल के टाइप ही, बट वही है परफॉर्मेंस टेस्टिंग पूछेगा तुमसे तो तुमको ध्यान में रहना चाहिए नॉन फंक्शनल है। दिमाग में तब एनालाइज करना पड़ेगा। वो हो जाता है, क्योंकि फंक्शनल में क्या करते हैं हम? फंक्शनैलिटी चेक करते हैं। नॉन फंक्शनल में फंक्शन चेक नहीं करेंगे, बिहेवियर। एक एप्लीकेशन की फंक्शनैलिटी चेक करना फंक्शनल हो गया और सिस्टम का बिहेवियर चेक करना नॉन फंक्शनल हो गया। ठीक है। तुलसीदास क्लियर है? हाँ, जैसे कैसे समझाऊं? जैसे वी टाइगर है अपना, वी टाइगर चैट जीपीटी लगा लो, फंक्शनैलिटी क्या है इसकी? कि हमको रिजल्ट देना चाहिए, कुछ भी पूछेंगे, वो इसका फंक्शनैलिटी है। और इसका बिहेवियर क्या हुआ? कि कितनी देर में दे रहा है हमको, किस टाइप का दे रहा है, और कंटेंट इसका कैसा है, वो सब चीजें क्या हो गई? बिहेवियर। ये नॉन फंक्शनल में आएगी। तो परफॉर्मेंस टेस्टिंग में क्या क्या आता है? लोड टेस्टिंग, स्ट्रेस टेस्टिंग, सॉक, एडवांस टेस्टिंग, स्पाइक टेस्टिंग। ये मैंने नहीं पढ़े हैं दोनों, इसके लिए अपना वॉल्यूम एक तो इसको हम और डिटेल में पढ़ लेते हैं ना। उसका मतलब नाम दूसरा वाला चार्ट ओपन करो, ये ऐसे ही रहेगा। कहाँ से? ऊपर वो राइट साइड चार्ट जीपीटी। हाँ वो वाला, वहाँ पे कुछ अभी बता रहे परफॉर्मेंस टेस्टिंग इज अ टाइप ऑफ नॉन फंक्शनल टेस्टिंग that evaluates how system perform in terms of responsive and stability under a particular workload. The main goal is to identify and eliminate performance bottlenecks. तो उसकी परफॉर्मेंस को अच्छा करे, परफॉर्मेंस में जो ब्लॉकर्स आ रहे हैं उसको रिमूव करने के लिए। टाइप्स कौन से हैं? लोड टेस्टिंग। तो कुछ लोड टेस्टिंग के क्या टाइप्स है? लोड टेस्टिंग क्या होती है? चेक द सिस्टम परफॉर्मेंस अंडर एक्सपेक्टेड यूजर लोड टू एंश्योर इट कैन हैंडल एंटिसिपेटेड ट्रैफिक। मतलब एक ट्रैफिक कितना हैंडल कर सकती है एक वेबसाइट, कितना लोड ले सकती है। जैसे कई बार होता है ना कि जैसे आधार कार्ड का होता है, अगर कुछ भी चीज जैसे स्टार्टिंग में आया था तो बहुत लोग आधार कार्ड बनवा रहे थे। हाँ तो मतलब परफॉर्मेंस कैसा, लोड कितना ले रहा है। बेस्ट एग्जांपल है उसके लिए। हाँ, IRCTC जैसे क्या होता है, सुबह जैसे तत्काल की टिकट बुकिंग करते हो तो 10 बजे करोगे तो तुरंत लेता है और तुरंत ही फिल हो जाती है, ऐसा नहीं है। बाद वो ऑटोमेटिकली लॉग आउट कर देता है। हाँ, तुरंत ही वो लॉग आउट कर देगा और टिकट बुकिंग फिल हो जाएगी पूरी टिकट, मतलब किसी को नहीं भी मिलती है।
वो बस 30 सेकंड के अंदर कंफर्म हो करना जाती है पड़ता तुरंत ही। तो वो क्या होता है लोड टेस्टिंग की कितने लोड ले रहा है उस टाइम पे। देन होता है स्ट्रेस टेस्टिंग, टेस्ट द सिस्टम बियॉन्ड नॉर्मल लोड लिमिट टू डिटरमाइन इट ब्रेकिंग पॉइंट एंड हाउ इट रिकवर्स द फेलियर। जैसे नॉर्मल टाइम में तो वो लोड ले रहा है, और एक होता है पीक टाइम। पीक टाइम में मतलब जैसे ज्यादा यूजर होते हैं, नॉर्मल टाइम पे वेबसाइट नॉर्मल चलती है। इसका Stress is also ये understood. देखो ये बस इतने हैं। लोड टेस्टिंग क्या है कि उसके लोड के अंदर काम करता है। फिर जो स्ट्रेस होता है तो लोड से जितना भी एक्सपेक्टेड लोड है ना उससे ज्यादा देके देखता है कि वो कितना हो रहा है स्ट्रेस। और एंडोरेंस है उसका ब्रेकिंग पॉइंट कितना है, तो वहाँ पे एंडोरेंस चेक करता है। verify the system stability and performance over an extended period of time, identifying issue like memory leaks. memory की checking होती है normally, memory testing. बेसिकली ऐसे इंक्रीमेंट ऑर्डर में है लोड, स्ट्रेस, उसके बाद एंडोरेंस। Endurance and spike. Observe how the system handles sudden and extreme increase in load. ये इससे भी लोड आगे। का ही है बट उसके लेवल कब से कब हो सकता है, कितने टाइप्स के हो सकते हैं। जैसे लोड में क्या एक्सपेक्टेड यूजर लोड टू एंश्योर इट कैन हैंडल एंटिसिपेटेड टाइम ट्रैफिक, कितना ट्रैफिक ले सकता है, कितने नंबर ऑफ यूजर ले सकता है। और स्ट्रेस टेस्टिंग में टेस्ट द सिस्टम बियॉन्ड ए नॉर्मल लोड एंड टू डिटरमाइन इट्स ब्रेकिंग पॉइंट। मतलब एक नॉर्मल लोड की हमने 10 यूजर के लिए किया है उसको, तो वो चेक करेंगे 10 यूजर से अगर ज्यादा दे रहे हैं तो क्या फर्क पड़ रहा है, उस पर क्या चेंज आ रहा है। तो इसमें हम ऐसे टेस्टिंग करते हैं, पहले हम लोड के लिए टेस्ट करेंगे कि इतने लोड के लिए ले रहा है क्या, लोड के लिए ओके है तो हम स्ट्रेस के लिए टेस्ट करेंगे। स्ट्रेस भी उतना मैनेज कर रहा है तो हम उसके बाद जाके एंडोरेंस के लिए जाएंगे। फिर क्या है स्पाइक टेस्टिंग की, जब कहाँ पे मेमोरी लीक होती है क्या एक्सीड किया तो ऐसा। हाँ, एंडोरेंस में क्या है वेरीफाई सिस्टम स्टेबिलिटी एंड परफॉर्मेंस ओवर एन एक्सटेंडेड पीरियड टाइम, आइडेंटिफाइंग इशू लाइक मेमोरी लीक्स। लाइक एक टाइम होता है, कभी कभी होता है ना कि इस टाइम पे ज्यादा यूजर्स होते हैं, इस टाइम पे कम यूजर्स होते हैं। ये एंडोरेंस का मीनिंग का ही मतलब है कि एक ब्रेकिंग पॉइंट कहाँ पे सिस्टम ब्रेक करेगा, तो वो सब चेक करना है। तो मेमोरी वगैरह चेक होती है इसमें। एंड स्पाइक में ऑब्जर्व हाउ द सिस्टम हैंडल सडन एंड एक्सट्रीम। जैसे इसमें क्या होता है कि सडनली उस पे लोड आ गया, एक साथ 1000 यूजर ने लॉगिन किया तो उसमें नेटफ्लिक्स का अच्छा एग्जांपल है। हाँ नेटफ्लिक्स पे जैसे कोई सीरीज आती है नई सीरीज, तो उस टाइम पे उस पे लोड पड़ता है। तो ज्यादा एक्सट्रीम मतलब कि सडनली कोई नई सीरीज आई तो एकदम से उस पे लोड पड़ेगा, तो वो किसमें आएगा स्पाइक टेस्टिंग में। ठीक है, अब पुराना चैट ये वाला। देन है व्हाट इज सिक्योरिटी टेस्टिंग। सिक्योरिटी टेस्टिंग में हमको डेटा प्रोटेक्ट करके रखना होता है। Ensure the application is protected against threats like unauthorized access, data breach, etc. तो उसमें हमें एक्सेस वैलिडेट करके रखना होता है, ऑथराइजेशन लगा के रखना होता है कि नॉन ऑथराइज यूजर उस चीज को एक्सेस ना कर सके डेटाबेस। इसका एग्जांपल लाइक डेटाबेस का लगा लो। डेटाबेस का एक्सेस जो ऑथराइज यूजर होगा उसको होगा, अनऑथराइज को नहीं होगा। नहीं तो क्या होगा, अगर डेटाबेस का एक्सेस हमने सबको दे दिया तो कोई भी डेटा डंप कर सकता है। डुप्लीकेट पूछ रहा हूँ कि रियल टाइम पे ऐसे कैसे टेस्ट करता है। अगर देखो तुम्हारे पास कोई एप्लीकेशन है भी समझो टाइगर ही है, तो उसमें ऐसा कुछ सिनेरियो है कि जहाँ पे हम सिक्योरिटी टेस्टिंग कर सकते हैं। टाइगर का नहीं पता बट वैसे ही कर सकते हैं, मतलब ये ही डाला तो होगा। हाँ वैलिड मतलब ऑथराइज यूजर होगा तभी उसको दिखेगा ना। उसमें तो वैसे है नहीं क्योंकि उसमें सिर्फ एक ही यूजर है, एडमिन से ही लॉगिन करते हैं। नहीं वो सिक्योरिटी टेस्टिंग में वो एपीआई एक्सटेंड भी हो रहा है ठीक से, वो भी चेक करता है ना। तो ये बहुत वास्ट है ये सिक्योरिटी टेस्टिंग। तो पूछा मैंने कुछ अगर पूछा तो इतना नॉर्मल हाँ बोल सकते हैं, इतना बता सकते हैं। जनरली ये टेस्टर्स ही करते हैं सिक्योरिटी टेस्ट। हाँ क्योंकि इसमें कोडिंग की जरूरत नहीं पड़ती। कैसे बताएगा किसी ने सिक्योरिटी टेस्टिंग? किसी ने पूछा सिक्योरिटी टेस्टिंग क्या है, कैसे बताएगा? तो सिक्योरिटी टेस्टिंग में वही है कि हमें प्रोटेक्ट करके रखना होता है डेटाबेस या जो भी डेटा है हमारा,
we have to protect, and like a database cannot be accessed by unauthorized user. मतलब इनवैलिड पासवर्ड और सब डाल के देखना है कि होता है कि नहीं होता है, वही जैसे वी टाइगर में क्या है, हम एडमिन से लॉगिन करते तो हमको सब चीजें दिखती है, उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि स्पेसिफिक यूजर के लिए अलग से लॉगिन बना हो, सबके लिए एक ही है। बट कुछ एप्लीकेशन, बैंक की एप्लीकेशंस होती है जैसे, तो उसमें हमें डेटा प्रोटेक्ट करके रखना होता है, किसी और कस्टमर का डेटा। अभी तुमने जो बैंकिंग का ही बताया, पहले हम साइन अप करते हैं तो वहाँ पे हम अपना डेटा प्रोवाइड करते हैं कि यूजर आईडी और पासवर्ड, तो वही यूजर आईडी पासवर्ड से लॉगिन हो रहा है क्या, ये चेक करना भी सिक्योरिटी हो गया ना, वो भी सिक्योरिटी का टाइप हुआ। उसके बाद भी जैसे होता है ना कि हम लॉगिन करते हैं, बैंक वाले अलग यूजर आईडी से लॉगिन करते हैं और उनका आता है कि वहाँ पर लॉगिन मतलब कॉर्पोरेट, लॉगिन एज ए यूजर वो भी होता है ना, एम्प्लॉयर एंड यूजर। तो फिर वो बैंक वाले क्या कर सकते हैं कि पूरे जो भी अकाउंट होल्डर्स है सबका डेटा देख सकते हैं, तो यूजर्स नहीं देख सकते, यूजर नहीं देख सकते। कोई स्पेसिफिक यूजर अपने अकाउंट से लॉगिन कर रहा है तो सिर्फ अपना ही अकाउंट चेक कर सकता है, तो किसी दूसरे का नहीं। तो ये सब चीजें सिक्योरिटी में आती है कि वो सिर्फ स्पेसिफिक यूजर अपना अकाउंट ही चेक कर सके, ठीक है। बट जो मैनेजर होता है बैंक का, वो सबका अकाउंट देख सकता है। तो ये सिक्योरिटी होती है कि प्रोटेक्ट करना डेटाबेस को, मेनली तो डेटाबेस को ही एक्सेस करने से रोकना होता है। तुमने कुछ ऐसे सिनेरियोस किए सिक्योरिटी टेस्टिंग में? तक तुम्हारे सिक्योरिटी टेस्टिंग नहीं है मेरे में अभी। आपके इसमें कौन सा? मेरे में यूआई टेस्टिंग है अभी, एंड मोबाइल टेस्टिंग है, स्टार्ट होने वाला। हमारा जो वर्क होता है वो कभी, हाँ दिखाती हूँ मैं अभी। सो ये बहुत वास्ट है, पढ़ने पे आएंगे तो बहुत सारी चीजें। इतना डेप्थ कोई पूछता नहीं ना, क्योंकि मैं भी देख रहा था पूछते यार, मेरे को सर यही पूछा 20-25 टेस्टिंग है कुछ इसमें, ये जो यूजेबिलिटी टेस्टिंग है, रिकवरी टेस्टिंग है। हाँ तो डेफिनेशन ये सब विद एग्जांपल बताओगे तो वो नहीं ज्यादा डिटेल में पूछेंगे, बट तुम डिटेल में नहीं, मैं बस डेफिनेशन बता पाया, एग्जांपल भी बताना होता है हमको साथ में। उस टाइम पे मैनुअल का दिया कि ऑटोमेशन का दिया? ऑटोमेशन का ही दिया था, लेकिन मेरे को 70 to 80% मैनुअल का पूछा था तो पूछते ही है, एक्सपीरियंस लगाने के बाद सब मैनुअल का पूछते हैं पहले। अच्छा ठीक है, टॉपिक पे आते हैं। व्हाट इज यूजेबिलिटी टेस्टिंग? टेस्ट हाउ यूजर फ्रेंडली एंड इंट्यूटिव द सॉफ्टवेयर इज फॉर एंड यूजर। यूजेबिलिटी में एंड यूजर उसको कितना फ्रेंडली यूज कर पा रहा है। व्हाट इज इंस्टॉलेशन टेस्टिंग? इंस्टॉलेशन में कैसे एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है, अनइंस्टॉल करना है, वो सब होता है। व्हाट टेस्टिंग वेब एप्लीकेशन में इंस्टॉलेशन करना है, वेब एप्लीकेशन में भी होता है ना, जो हम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं ऑटोमेशन का सेटअप करने के लिए, जेडीके, कुकुम्बर, प्लगइन्स, वो सब टेस्टिंग डिपेंडेंसी जो ऐड करते हैं फ्रेमवर्क में। व्हाट इज रिकवरी टेस्टिंग? रिकवरी टेस्टिंग जैसे कुछ भी हमारा क्रैश के बाद कैसे रिकवर होती है सिस्टम, तो ensure that system can recover the crash, failure and hardware issue। कैसे होती है? जैसे सॉरी, तुम्हारे सिस्टम पे कोई तुमने प्रोजेक्ट बनाया, बट एनी हाउ तुम्हारा सिस्टम स्टार्ट ही नहीं हो रहा, क्रैश हो गया, तो अब तुम उसको कैसे रिकवर कर सकते? तो सीनियर को बोल के क्रैश हो गया तुम्हारा, रिकवर ही नहीं हो सकता, तो क्या करेगा? छुट्टी ले लेंगे। बट इसमें ये हम बोल सकते हैं कि जो हमारा एक्चुअल कोड है वो गिटहब पे होता है, तो जो कोड है वो गिटहब पे सिक्योर है हमारा। जो हमने अपने लोकल पे रखा वो क्रैश हुआ है ना, बट हम गिटहब से जो लेटेस्ट जो पुश किया है वो डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद ऑटोमेशन में आ गया ना गिटहब पे कोड, गिटहब को किसने हैक किया था? तो पॉसिबिलिटी बहुत है। मैनुअल में भी जो हम ये टेस्टिंग करते हैं वो भी गिटहब पे नहीं, बट जीरा पे होता है हमारा, जीरा ट्रैकिंग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल होता है, उस पे हम सब उस एविडेंस टेस्ट केस रखते हैं, तो वहां से रिकवर कर सकते हैं। तो ये बिहेवियरल क्वेश्चन केस में आया ना। अब एक्सपीरियंस लगा रहे तो बिहेवियरल क्वेश्चन पूछेंगे। बिहेवियरल क्वेश्चन तो हर एक सिनेरियो पे, हर एक डेफिनेशन पे क्लियर होता है, इसका कुछ नहीं है।
व्हाट मैं इज क्या ए बोल बी रहा था, अभी टेस्टिंग? जितने भी तो ये करते करते जो बिहेवियरल क्वेश्चन आ रहे हैं ना, उसको नोट करके एक ग्रुप में डाल देते हैं, अच्छा रहेगा। हाँ तुम नोट करो, डाल देना फिर। अभी का क्वेश्चन क्या बोला मैंने? रिकवरी टेस्ट। रिकवरी टेस्टिंग, हाउ कैन यू रिकवर? How can you recover if you have your application crash? What is A/B testing? A/B testing is statistics comparison between version A and B to determine which perform better, often used in web apps. पहला बिल्ड और दूसरा बिल्ड चेक करना। Release 1, release 2, कौन पहली बिल्ड में क्या था, सेकंड बिल्ड में क्या नया आया है, क्या चीज़ इम्प्रूव हुई है, न्यू फीचर, जैसे सेलेनियम 3 एंड सेलेनियम 4 में क्या क्या डिफरेंसेस है, पता है ना? Yes, मैं बोल। हाँ, तो सेलेनियम 3 में बहुत सारी चीज़ें थी जो हम नहीं इजीली कर पा रहे थे, जैसे रेफरेंस एक्सपाथ में एडवांस में आया है, सेलेनियम 4 में स्क्रीनशॉट्स आया है, और क्या आया है, विंडो हैंडलिंग का आया है, न्यू टैब उसमें हम डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं, सेलेनियम 3 में नहीं था न्यू टैब। कर सकते हैं। और वेब ड्राइवर अब हमें उसमें क्रोम ड्राइवर जो होता है वो उसको जार फाइल ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ती, डायरेक्टली वो ले लेता है। सेट प्रॉपर्टीज की गरज नहीं है। तो ये सब चीजें क्या, गरज नहीं है। ये सब चीजें किस में आती है? A/B टेस्टिंग में, मतलब फर्स्ट वर्जन में क्या चेंजेस हुए थे, सेकंड में क्या चेंजेस हुए, उन दोनों को कंपेयर करना। टाइप ऑफ टेस्टिंग क्लियर? तो सीधा इतना क्लियर है ना? तो इतना ही किया है हमने। उसके बाद हम पढ़ रहे थे आजाइल, तो आजाइल हम करते हैं फिर से। सेरेमनी दे देते हैं। आजाइल पता है ना क्या होता है? मेथोडोलॉजी एक प्रोजेक्ट्स को स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करके स्प्रिंट में डिवाइड करते हैं 2 to 4 वीक के, और उसको इसमें डिलीवर काम करते हैं। पहले प्लानिंग होती है, उसके बाद डेली स्टैंड अप्स होते हैं, इसमें हम डिस्कस करते हैं कि कल क्या किया था, आज क्या करना है, और कोई ब्लॉकर है क्या, और एट द एंड ऑफ एवरी स्प्रिंट वी हैव स्प्रिंट रेट्रोस्पेक्टिव, उसमें हम डिस्कस करते हैं व्हाट वेंट वेल एंड व्हाट वेंट क्या रॉन्ग, रॉन्ग, कुछ इंप्रूवमेंट कर सकते हैं क्या। ये सारे फेजेस में आ गए ना, लेकिन ये सेरेमनी में भी आते हैं, तो हम पढ़ते हैं आजाइल सेरेमनी आज, ठीक है? तो आजाइल सेरेमनी क्यों बोलते हैं इसको हम? सेरेमनी मतलब फंक्शंस हो गए, फंक्शंस हो गए कुछ, मतलब इम्पोर्टेंट डेट्स, जैसे हमारे सब गैदर हो। हाँ, तो वैसे ही आजाइल में गैदरिंग होती है, तो वो सेरेमनी हम बोलते हैं इसको। तो जैसे क्या खाना पीना नहीं होता है, मीन्स कि किसी प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस करने के लिए। तो फर्स्ट है आजाइल सेरेमनी का फर्स्ट स्टेज है स्प्रिंट प्लानिंग। स्प्रिंट प्लानिंग क्या होता है? सबसे पहला होता है जिसके अंदर हम प्लान करते हैं कि क्या हमारा प्रोजेक्ट है, उसमें हम स्प्रिंट को कैसे प्लान करेंगे। फर्स्ट स्प्रिंट, हाँ, स्ट्रेटेजी स्प्रिंट 1 में क्या क्या चीज़, कौन सा मॉड्यूल डेवलप होगा, कौन से मॉड्यूल की टेस्टिंग करनी है, वो सब चीज़ें, और कितने टाइम का होना चाहिए, कौन कौन टेस्टर है, कौन कौन डेवलपर है, वो सब चीज़ें डिसाइड करते हैं। गोल क्या होता है? डिफाइन व्हाट वर्क विल बी डन इन द स्प्रिंट एंड हाउ इट विल बी डन। क्या करना है और कैसे करना है। कौन करता है ये? प्रोडक्ट ओनर, स्क्रम मास्टर, डेवलपमेंट टीम की एक्टिविटीज क्या होती है? प्रोडक्ट ओनर एक्सप्लेन द प्रायोरिटी आइटम, टीम एस्टिमेट एफर्ट्स, यूजर स्टोरी पॉइंट्स, प्लानिंग पॉकर, टीम कमिट्स टू स्प्रिंट गोल। प्रोडक्ट ऑनर जो होता है वो एक्सप्लेन करता है प्रायोरिटीज, कौन सी स्टोरी को प्रायोरिटी देनी है एक स्प्रिंट के अंदर। यूजर स्टोरी बताती हूँ अभी, जरा पढ़ेंगे ना। यूजर स्टोरी का मतलब होता है कि एक यूजर स्टोरी जिसके अंदर हमारे सिनेरियो डिफाइन होते हैं। जैसे कि हो गया कि एज अ यूजर आई वांट टू लॉग इन विद द वैलिड क्या करना है, वो रिक्वायरमेंट बताता है। रिक्वायरमेंट। और ये यूजर स्टोरी, एक होता है यूजर स्टोरी, एक स्टोरी पॉइंट्स होते हैं, तो वो सब चीजें पढ़ेंगे हम, जीरा पढ़ेंगे तब। तो यूजर स्टोरी के अंदर मल्टीपल सिनेरियो हो सकते हैं जिसकी हमें टेस्टिंग तीन रोल करनी है। इंपॉर्टेंट होता है। क्या? एक्टर, एक्शन, आउटकम, यूजर स्टोरी।
मैंने कल परसों में 2-3 दिन में बहुत किया है। सही है। अच्छा सेल्फ एक्सप्लोर करना अच्छी बात होती मतलब है। आपने जो सीखा ना उसके भी एकदम डेप्थ में जाके किया है। टीम्स एस्टिमेट एफर्ट, यूजर स्टोरी पॉइंट्स, प्लानिंग पॉकर। यूजर स्टोरी पॉइंट्स में हम मतलब स्टोरी पॉइंट का मतलब होता है कि एक काम को करने में कितना टाइम लगेगा। एक जो स्टोरी पॉइंट हो गई कि एक मॉड्यूल दे दिया जिसके अंदर मल्टीपल सिनेरियो, 3 या 4 सिनेरियो है, कितने भी हो सकते हैं वो अकॉर्डिंग टू स्टोरी पॉइंट मॉड्यूल के हिसाब से। और स्टोरी पॉइंट क्या होती है कि उस यूजर स्टोरी को करने में कितना टाइम लगेगा। उसमें एक वेलोसिटी का भी पॉइंट आता है ना, तो एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं और उस पे डिपेंड पे अगले स्प्रिंट में कितना काम लेना है उसका मास्टर डिसाइड करता है। वो इसमें ही आता है ना? इसमें ही आता है, वो जीरा पढ़ेंगे तब पढ़ते हैं उसको डिटेल में। इसमें क्या आता है स्टोरी पॉइंट में, ये डेवलपर और टेस्टर के अकॉर्डिंग इसका टाइम डिसाइड होता है। जैसे एक यूजर स्टोरी को करने में कितना टाइम लगेगा, 2 दिन लगेंगे, 3 दिन लगेंगे, तो वो कैसे डिसाइड होता है डेवलपर और टेस्टर के काम के ऊपर। जैसे डेवलपर ने उसको 1 दिन में डेवलप किया, जनरली हम क्या करते हैं एवरेज निकाल के चलते हैं। जैसे एक यूजर स्टोरी है, उसका स्टोरी पॉइंट कितना है 2, तो जनरली हम क्या मान के चलते हैं कि 1 दिन डेवलपर को टाइम लगेगा, 1 दिन टेस्टर को। तो ऐसे यूजर स्टोरी पॉइंट बनती है। और जैसे 1 दिन का स्टोरी पॉइंट है तो क्या आधा दिन डेवलपर करेगा काम, आधा दिन टेस्टर। ठीक है, तो ये डिसाइड होता है, ये फेबनो की सीरीज के अकॉर्डिंग होता है इसका टाइम डिसाइड। हाँ 0 1 0 0 1 3 पिछले 2 का एडिशन। लास्ट 2 का एडिशन। तो ऐसे ही जैसे 3 है स्टोरी पॉइंट, तो उसको कैसे डिसाइड होगा, 1.5 डेज डेवलपर के लिए, 1.5 डे टेस्टर के लिए। तो इसमें इसलिए होता है क्योंकि अगर कुछ डिफेक्ट होता है तो फिर उसको फिक्स करने में डेवलपर का भी टाइम जाता है। 1.5 बोला, ये जो 1 जो दिन है, 1 दिन डेवलपर लेगा, उसमें टेस्टिंग टीम क्या करेगी? टेस्ट केस लिखती है, क्या क्या सिनेरियो बन सकते हैं। पहले तो डेवलप का काम होगा ना, उसके बाद यूजर स्टोरी आती है, जीरा पढ़ेंगे हम तो हम इसको डिटेल में तुमको समझ में आएगा। ऐसा क्या होता है कि यूजर स्टोरी आती है हमारे पास, डेवलपमेंट का काम भी चलता है और टेस्टिंग का भी। डेवलपमेंट टीम तो उस पर डेवलपमेंट करती है और टेस्टर क्या करेंगे, उसके टेस्ट केस लिखेंगे, टेस्ट केस क्या क्या बन सकते हैं। बस वो उसका जो काम होने के बाद डेवलपर परफॉर्म करेंगे। उसमें उसके बाद जैसे डेवलपर बोलेंगे कि स्टोरी डिप्लॉय हो चुकी है तो टेस्टर उसकी एक्चुअल टेस्टिंग स्टार्ट करना शुरू कर देगा। पूरा डॉक्यूमेंटेशन वगैरह करके रखेंगे टेस्टर्स के लिए। फिर हमें क्या एविडेंस शीट तैयार करके फिर अपलोड करनी होती है। एक्चुअल मॉडल तो सामने नहीं आया ना, सिर्फ यूजर स्टोरी के बिहाफ पे। हाँ यूजर स्टोरी होती है, उसमें एक फिग्मा होता है। फिग्मा मतलब कि ऐसा एक्सपेक्टेड होना चाहिए। अपना एक्सपीरियंस यूज करके टेस्टर्स लिखता है, टेस्टर टेस्ट केस लिखता है। फिग्मा मतलब एक डमी होता है, जैसे एक वेबसाइट जैसे फिग्मा होता है ये, जैसे अमेज़न ओपन किया मैंने तो मुझे ई कॉमर्स वेबसाइट बनानी है, बट मुझे amazon.in नहीं बनानी, कुछ और बनानी है। तो बट मैं एक फिग्मा तैयार करूँगी डमी UI कि ऐसा दिखना चाहिए, अमेज़न की जगह मेरी कंपनी का नाम आना चाहिए और इधर मेरे प्रोडक्ट डिस्प्ले होने चाहिए। तो इस हिसाब से टेस्टर टेस्ट केस लिख सकता है ना, प्रोटोटाइप टेस्टिंग। उसको हम फिग्मा क्यों कहते हैं, जो डमी UI होता है। तो आगे हम देखेंगे जब जीरा डिटेल में पढ़ेंगे ना, तो फिग्मा भी पढ़ते हैं। ठीक है, ये स्प्रिंट गोल में हम ये सब यूजर स्टोरी डिस्कस करेंगे और स्प्रिंट में कैसे काम करना है वो सब डिस्कस करेंगे। देन होता है डेली स्क्रम कॉल, इसको डेली स्टैंड अप कॉल भी बोलते हैं। स्टैंड अप कॉल 15 मिनट की होती है मिनिमम, वो डिपेंड करता है टीम साइज पे कि अगर ज़्यादा बड़ी है तो आधे घंटे की भी हो सकती है। तो इसमें क्या होता है, गोल क्या होता है, क्विक स्टेटस अपडेट, प्लान फॉर द डे,
वो डेवलपमेंट टीम ऑप्शनल फॉर प्रोडक्ट स्क्रम मास्टर। डेवलपमेंट टीम देती है। डेवलपमेंट टीम भी होती है, प्रोडक्ट ऑनर भी होता है, स्क्रम मास्टर भी होता है, टेस्टर टीम भी होती है, सभी होते हैं। हाँ, स्क्रम मास्टर ही होता है जो टीम को ऑर्गेनाइज करता है। पूरी एजाइल इंश्योर मेथोडोलॉजी करके हाँ एजाइल मेथोडोलॉजी फॉलो कर रही है। हेड ऑफ एजाइल फ्रेमवर्क। तो इसमें क्या डिस्कस करते हैं? व्हाट डिड आई डू यस्टरडे, कल क्या किया था। व्हाट विल आई डू टुडे, आज क्या करेंगे। एनी ब्लॉकर और एनी इशू, जैसे कुछ किसी टेस्टिंग को करने में प्रॉब्लम आ रही है, टेस्ट नहीं कर पा रहे हम, जैसे लीड क्रिएशन का है। तो लीड क्रिएशन में क्या होता है कि मैंडेटरी फील्ड के बिना नहीं सेव होती है, तो उसमें कुछ ब्लॉकर्स आ रहे हैं कि मैंडेटरी फील्ड करने के बाद भी नहीं सेव हो रहा है वो, तो ये क्या होगा, ब्लॉकर हो गया। तो उसमें हम बता सकते हैं कि मैंडेटरी फील्ड हमने फिल कर दी है बट सेव नहीं हो रही है लीड, तो ये ब्लॉकर हो गया क्योंकि उसके बाद हम आगे काम नहीं कर पा रहे, तो उसमें डिस्कस कर सकते हैं। या कुछ और इशू आ रहा है, तो ये मिनिमम होती है 15 मिनट की, बट ज़्यादा भी हो सकती है और सेम टाइम पे होती है। अगर सुबह 9 बजे है तो 9 बजे होगी, 9:30 है तो 9:30, डेली होती है। स्टैंड अप कॉल डेली होगी। स्प्रिंट प्लानिंग जब स्प्रिंट स्टार्ट होगी नहीं तब होती है। खड़े होके कॉल नहीं होती है। नया वर्जन या कुछ डेवलप होने वाला उसको बोलते हैं ना स्प्रिंट प्लानिंग। मतलब स्प्रिंट प्लानिंग, स्प्रिंट 15 दिन की 2 हफ्ते की होती है मिनिमम, मैक्सिमम 4 वीक्स की हो सकती है। वैसे मोस्टली 2 वीक की होती है। जैसे एक स्प्रिंट 2 वीक की है तो स्प्रिंट स्टार्ट होने से पहले होगी। उसमें हम प्लान करेंगे कि इस स्प्रिंट में हमने ये मॉड्यूल डेवलप करना है, इसकी टेस्टिंग करनी है, और कौन कौन टीम मेंबर है, और कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करनी है हमको, वो सब चीज़ें डिस्कस होती हैं। क्योंकि वर्क भी डिवाइड होता है ना कि इतने यूजर्स हैं हमारे टीम मेंबर में, रिसोर्स है, तो उस हिसाब से वर्क डिवाइड होता है कि ये इस पे काम करेगा, ये इस पे काम करेगा। ठीक है, उसके बाद है स्प्रिंट एग्जीक्यूशन। स्प्रिंट एग्जीक्यूट कब होता है? जब काम हो जाता है हमारा गोल, एक्चुअली डू द वर्क, कोडिंग, डिजाइनिंग एंड टेस्टिंग। इसमें एक्चुअल वर्क होता है कोडिंग का, डिजाइनिंग एंड टेस्टिंग का। कौन करता है? डेवलपमेंट टीम। कीज एक्टिविटीज क्या होती है? कंटिन्यूस कोलैबोरेशन, डेवलपमेंट, यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, कंटिन्यूस टेस्टिंग, बग फिक्सिंग। इसके अंदर हम एक्चुअल टेस्टिंग करते हैं टेस्टर, तो इसमें टेस्टिंग होती रहती है जैसे जैसे मॉड्यूल डिप्लॉय होता रहता है। अगर कुछ डिफेक्ट आता है तो हम बग रेज करते हैं, उसके बाद फिक्स होता है, रीटेस्ट होता है। देन होता है स्प्रिंट रिव्यू। स्प्रिंट रिव्यू कब होगा? जब हमारी स्प्रिंट कंप्लीट हो जाएगी। शोकेस द कंप्लीट वर्क टू स्टेक होल्डर्स एंड गेट फीडबैक। इसमें जो हमारा कंप्लीट वर्क होता है उसको हम बताते हैं, जो हमारा क्लाइंट होता है, बीए होता है, उसको हम बताते हैं कि हमने इस स्प्रिंट में ये काम किया है। स्क्रम मास्टर हो सकते हैं, स्टेक होल्डर्स हो सकते हैं, क्लाइंट, मैनेजर्स, यूजर्स। और इसमें क्या होती है एक्टिविटीज? डेमोन्स्ट्रेट व्हाट वाज बिल्ट, वर्किंग सॉफ्टवेयर, डिस्कस व्हाट वाज डन एंड व्हाट वाज नॉट, गेट फीडबैक फॉर इम्प्रूवमेंट और नेक्स्ट स्टेप्स। जैसे हमने एक स्प्रिंट में कितनी यूजर स्टोरी की है, उन सब का रिव्यू देना। ये यूजर स्टोरी हमने टेस्ट की है, इसमें ये चीज़ें टेस्ट सिनेरियो है, हमने ये कवर की है, उसके बाद ये इशू आया था, डिफेक्ट आया था, तो इसको फिक्स करने के बाद फिर से इसको रीटेस्ट किया है। या फिर कुछ डिफेक्ट रेज है और वो अभी फिक्स नहीं हुआ है, तो हम उसमें बता सकते हैं कि अब इसके लिए डिफेक्ट रेज कर रखा है, तो अभी फिक्स होने के बाद इसको रीटेस्ट कर, वो सब चीज़ें डिस्कस करते हैं। तो ये ड्यूरेशन कितना होता है? 1 to 2 आवर्स का होता है। एंड और कब होते हैं? एट द एंड ऑफ द स्प्रिंट। देन होता है स्प्रिंट रेट्रोस्पेक्टिव। रेट्रोस्पेक्टिव कब होती है? जब स्प्रिंट कंप्लीट हो जाती है और दूसरी शुरू होने वाली होती है उसके बीच में। दूसरी शुरू हो चुकी होती है, क्योंकि 2 वीक का होता है टाइम हमारे पास, तो या तो हो सकता है कि शुरू हो चुकी हो या होने वाली हो। ठीक है,
ये दोनों में कंफ्यूजन हो सकता है, स्प्रिंट रिव्यू एंड स्प्रिंट रेट्रोस्पेक्टिव। स्प्रिंट रिव्यू में हम उसी स्प्रिंट का क्या क्या यूजर स्टोरी हुई है उसका रिव्यू करते हैं, ठीक है, उसे यूजर स्टोरी के बारे में डिस्कस करते हैं और कुछ नहीं। और स्प्रिंट रेट्रोस्पेक्टिव में क्या करते हैं कि उस स्प्रिंट में क्या अच्छा हुआ, क्या अच्छा नहीं हुआ, क्या फीडबैक यूजर ने दी है, तो उसको नेक्स्ट स्प्रिंट में रिपीट नहीं करना है। अगर कुछ मिस्टेक्स है तो, या कुछ इम्प्रूव करना है तो हम उस नेक्स्ट स्प्रिंट में इम्प्रूव कर सकते हैं। इसमें यूजर स्टोरी का नहीं होता है, सिर्फ ओवरऑल स्प्रिंट में क्या क्या चीजें हुई है। रिफ्लेक्ट ऑन द स्प्रिंट एंड फाइंड वेज टू इम्प्रूव प्रोसेस एंड टीम वर्क। मतलब प्रोसेस को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, टीम वर्क को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। और ये कौन करता है, स्क्रम टीम ओनली। तो इसमें डिस्कस करते हैं व्हाट वेंट वेल, व्हाट डिडंट गो वेल, व्हाट कैन वी इम्प्रूव फॉर द नेक्स्ट स्प्रिंट। और कितनी देर की होती है, 1 to 2 hours। और 2 week स्प्रिंट, मतलब 2 week की स्प्रिंट है तो स्प्रिंट के एंड में। आउटकम क्या होगा, एक्शनेबल इम्प्रूवमेंट आइडियाज फॉर द नेक्स्ट स्प्रिंट। जैसे कुछ फीडबैक अगर हमें मिलते हैं एक स्प्रिंट में कि इस स्प्रिंट में ये मिस्टेक थी, इस चीज़ को हम और अच्छे से ऐसे कर सकते हैं। ऑटोमेशन के लिए, रिग्रेशन टेस्टिंग के लिए हम इसमें चीज़ें अपने मतलब आइडियाज दे सकते हैं, इसको और अच्छे से कैसे इम्प्रूव करें। वो सब कौन देगा, वो स्प्रिंटिंग वाला कोई भी दे सकता है, अच्छा टेस्टर भी, कोई team member हाँ कोई भी टीम। पहले स्प्रिंट में क्या क्या प्रॉब्लम्स आए थे, ये स्प्रिंट में वो नहीं होती। क्योंकि जैसे कुछ ब्लॉकर्स आ जाते हैं ना, मेजर ब्लॉकर्स, तो उससे काम क्या होता है, रुक जाता है। तो हम नेक्स्ट स्प्रिंट में हम उसमें बता सकते हैं, सजेशन दे सकते हैं सॉल्यूशन अपने। क्या है ये डिस्कस करते हैं। और कोई भी दे सकता है, हाँ कोई भी दे टीम सकता है, मेंबर्स में से। जिसको जो अच्छा लगता है वो अपना सजेशन दे सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ टेस्टर देंगे या डेवलपर या स्क्रम मास्टर, ऐसा कुछ नहीं है, सजेशन कोई भी दे सकता है, फीडबैक। तो ये सब हो गया है, अजाइल सेरेमनी कंप्लीट। अब सेरेमनी याद हो जाएगी ना, अजाइल सेरेमनी कौन सी होती है, प्लानिंग, स्टैंडर्ड, एग्जीक्यूशन, और उसके बाद क्या करना है, स्प्रिंट रेट्रोस्पेक्टिव, रेट्रोस्पेक्ट और रिव्यू। देन आते हैं जीरा। जीरा नाम सुना है ना, बहुत सुना है। सब्जी में डालने वाला नहीं, मसाले वाला नहीं, व्हाट वेंट वेल, और वो छोड़ के नहीं सुना है, ठीक है, तो आप सुन लेना। हाँ क्या हुआ, तो जीरा क्या है, एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल है। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के लिए नहीं बोल सकते हम, पूरा प्रोजेक्ट मैनेज करता है। इसमें टेस्टर भी यूज कर सकते हैं उसको, डेवलपर भी, बीए भी, स्क्रम मास्टर भी, क्लाइंट भी यूज कर सकते हैं। सबके लिए बहुत वास्ट है। तो हम एज ए टेस्टिंग के अकॉर्डिंग ही पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत डिटेल में है जीरा, तो जितना पढ़ोगे उतना ज़्यादा और आता जाएगा। तो हमको एज ए टेस्टर ही अभी पढ़ना है। तो अभी थोड़ा सा रिव्यू दे देती हूँ, फिर कल हम इसको पूरा पढ़ेंगे। तो जीरा क्या है, जीरा इज अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड इशू ट्रैकिंग टूल डेवलप्ड बाय एटलास। स्टार्ट होने से पहले ये मैनुअल का लास्ट टॉपिक है नहीं, इसके आगे भी, क्योंकि और क्या है, और क्या है, इसके लिए मैं पूछ रहा था, ये लास्ट टॉपिक है। हाँ जीरा लास्ट है। हाँ, फिर हो गया मैंने मेन तो हो गया ना, हाँ, जो पूछते कंपनी के बाकी हिसाब हो जाएगा, मतलब 2 लेक्चर और होंगे इसमें, से। बाकी तो जो नेक्स्ट वीक में हो जाएगा। एक्सपीरियंस के हिसाब से ना, बाकी अपने को आना चाहिए। बाकी वो पढ़ते रहो। छोटे से बच्चे में पढ़ रहे होते हैं। सर मैटर नहीं करता कितना छोटा है, पढ़ना मैटर करता है ना। तो जॉर्ज वाशिंगटन हो गए यार। जॉर्ज वाशिंगटन। ठीक है, तो हम टॉपिक पे वापस आते हैं। जीरा क्या है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल। पूरा का पूरा प्रोजेक्ट जो है जीरा पे ही होता है। जीरा पे सिर्फ मैनुअल का ट्रैक होता है ना, ऑटोमेशन भी ट्रैक कर सकते हैं, करते हैं, कर सकते हैं, नहीं करते हैं जीरा से।
डेवलप बाय Atlassian. तो किस मॉड्यूल का ऑटोमेशन हुआ है नहीं हुआ है, किसका मैनुअल हुआ है, वो सब चीजें जीरा पे रहती है। जो भी यूजर स्टोरी हुई है उसमें मैनुअल वर्क हुआ है, ऑटोमेशन का वर्क हुआ है, वो सब चीजें मैनेज करके रखते हैं जीरा पे। और इसमें इशू ट्रैकिंग टूल भी है। ये इशू ट्रैकिंग मतलब कुछ बग आता है, डिफेक्ट आता है तो उसको रेज करते हैं, उसमें हिस्ट्री रहती है सभी की, इस यूजर स्टोरी पे ये वाला बग आया था, उसको फिक्स किया था, तो सारी चीजें मेंटेन करके रखता है। जो एटलीस्ट हमारा प्रोजेक्ट में क्या हुआ है, क्या बाकी है, सब वो रिव्यू होता है, ट्रैक कर होता है। हाँ, ट्रैक कर सकते हैं उसमें। वो जीरा का वो खोल के दिखा था जो लिंक है। क्या लिंक है? जीरा है ना उसका एप्लीकेशन नहीं है, वो वेबसाइट एटलासियन मतलब हमें डाउनलोड क्या डाउनलोड कुछ नहीं करना वेबसाइट है ना वो। हाँ, वेबसाइट, वो अपना अकाउंट बनाना है जीरा हम काम करते हैं ना, हम अपना अकाउंट बनाते हैं और सब। पहले ये थोड़ा सा पढ़ लो, फिर अकाउंट बनाते हैं हम, फिर कल से प्रैक्टिकली ही करेंगे उसी पे। नाश्ता नहीं करना सीधा। हाँ, इनको स्टार्टर नहीं चाहिए, डायरेक्ट मेन कोर्स। पेट भरना इम्पोर्टेंट है ना भाई, पेट भरा है ना अभी इतना पढ़ा। ठीक है, आप पढ़ लो। It is widely used in Agile and Scrum Team 4. ये mainly Agile के लिए ही यूज होता है। क्या क्या होता है इसमें? ट्रैकिंग बग्स, मैनेजिंग टास्क, ट्रैकिंग यूजर स्टोरी एंड एपिक्स, प्लानिंग स्प्रिंट, जनरेटिंग रिपोर्ट्स। एपिक्स क्या होता है? एपिक होता है स्टोरीज है ना, तू स्टोरीज पकड़ बस। नहीं, स्टोरी मतलब एक यूजर स्टोरी हो गई। एपिक में हम मल्टीपल यूजर स्टोरी कंसीडर करते हैं। यूजर एपिक्स। यूजर एपिक्स नहीं होगा, एपिक ही होता है वो। जैसे यूजर स्टोरी में सिंगल यूजर स्टोरी है होती है, वैसे ही एपिक क्या होता है? मल्टीपल यूजर स्टोरी का कलेक्शंस होता है। जैसे ये जीरा का डायग्राम है, तो पहले प्रोजेक्ट कॉन्फ़िगरेशन होता है, कॉन्फ़िगर करते हैं हम प्रोजेक्ट को, ये हमारा प्रोजेक्ट है, ये चीज़ें हमें डेवलप करनी है और ये क्लाइंट को डिलीवर करना है। तो उसके फिर हिसाब से फिर प्लान और वर्जन प्लान करते हैं हम कि कैसे प्रोजेक्ट को डेवलप करना है, टेस्टिंग करनी है, कब डिलीवर करना है, क्या क्या टूल्स टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे, वो सब चीज़ें प्लान करेंगे। फिर उसके अंदर आता है ये प्लान स्प्रिंट, रन स्प्रिंट एंड एंड स्प्रिंट। फिर जो हमारा काम होता है उसको स्प्रिंट में डिवाइड करते हैं, कितनी स्प्रिंट बनेंगी, हर स्प्रिंट में ये वाला पार्ट आता है। पहले स्प्रिंट प्लान होगी, फिर रन होगी, फिर एंड होगी। तो कितने स्प्रिंट में डिवाइड करना है, कितने स्प्रिंट के बाद रिलीज करनी है, वो सब चीज़ें प्लान के अंदर आएगी। जैसे एक मॉड्यूल है, उसको हमने 4 स्प्रिंट में डिवाइड कर दिया, तो फर्स्ट स्प्रिंट में हम क्या करेंगे कि फर्स्ट स्प्रिंट में कितना काम होगा, उसके बाद सेकंड स्प्रिंट में कितना काम होगा, थर्ड में कितना होगा, फोर्थ में कितना होगा, ये सब चीजें डिवाइड करनी और कौन कौन रिसोर्सेज पे काम करेंगे। सब पहले ही प्लान कर चुके होते हैं। हाँ, ये पहले ही प्लान करना होता है हमको। पूरा जो मैनेजर्स करते हैं, स्क्रम मास्टर करता है, मतलब जो हमारा BA काम होता है। इसमें काम करना है, प्लानिंग वगैरह सब होगा। प्लानिंग हमारा काम नहीं होता है, वो स्क्रम मास्टर करता है कि एक प्रोजेक्ट को कितने स्प्रिंट में डिवाइड करना है, कितने टाइम फ्रेम में ख़त्म करना है, उसके बाद रिलीज कब देनी है, वो सब चीज़ें स्क्रम मास्टर डिसाइड करता है। फिर क्या होता है स्प्रिंट प्लान। स्प्रिंट प्लान में क्या होता है कि एक स्प्रिंट में हमने क्या प्लान किया है, क्या क्या यूजर स्टोरी कौन कौन सी इंक्लूड करेंगे, कितने टाइम में डिलीवर का तो मतलब 2 वीक्स का ही होता है, मतलब कौन सी यूजर स्टोरी पहले करनी है, कौन सी बाद में करनी है, और किसको प्रायोरिटी देनी है, और कितनी जल्दी टेस्टिंग कंप्लीट करनी है, वो सब चीज़ें। फिर रन होती है स्प्रिंट, मतलब स्प्रिंट स्टार्ट हो गई तो अब रन होगी ना, प्लान होने के बाद कि काम स्टार्ट एक्चुअल होता है। डेवलपमेंट टीम डेवलपमेंट करती है, देन टेस्टिंग टीम टेस्ट करती है, उसके बाद स्प्रिंट रिव्यू होता है। स्प्रिंट रिव्यू होने के बाद फिर स्प्रिंट एंड होती है, फिर उसके बाद रेट्रोस्पेक्टिव मीटिंग होती है। फिर जब ये पूरा हो जाता है, पूरा प्रोजेक्ट
डिप्लॉय हो गया, कंप्लीट हो गया, उसके बाद रिलीज होता है। यूएटी टेस्टिंग के बाद रिलीज होती है। यूएटी या आईएटी? यूएटी यूजर इंटरफेस, आईएटी वो भी क्लाइंट एंड पे ही होती है। ChatGPT करते हैं नहीं, यूएटी एंड आईएटी। सीखने से नए नए टर्म भी मालूम पड़ते हैं। अभी कितना पढ़ना है? 2 बजे खत्म करते हैं। ये अपने को जीरा कल पढ़ना है। हाँ, ये थोड़ा सा बता दे रही हूँ क्या क्या चीजें होती है, बाकी कल करेंगे। कल Internal हाँ, यूएटी यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, आईएटी इंटरनल एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, वही मतलब होता है एक्सेप्टेंस टेस्टिंग ही होता है। अल्फा बीटा टेस्टिंग जो बोलते हैं ना हम, वैसा ही है। तो ये आईआईटी करते हैं, उसके बाद यूएटी करते हैं हाँ। शायद। हाँ, Performed by actual end user or तो वही हो client, गया ना, अल्फा बीटा internal ही हो गया। QA और business analyst. अल्फा Internal बीटा ही हो QA. गया। And to verify system is ये तो वही है, validate to verify system meet business need and ready to release. UAT में हम चेक करते हैं कि रिलीज करने के लिए रेडी है, और IAT में to validate the system internally before delivering the client. मतलब ये QA टीम ही करती है आउटसाइड, मतलब क्लाइंट एंड पे नहीं करते हैं हाँ। QA टीम, उसके बाद डिलीवर UAT करते हैं, डिलीवर करने के बाद फिर वो यूएटी करते हैं, उसके बाद प्रोडक्ट रिलीज रिलीज करते हैं। business flow, usability, real world use, functional coverage, internal requirement and critical flows, final phase before production, usually done before UAT or in parallel, based on real world scenario, based on internal function and business, client or end user, internal stakeholder, QA lead, product or owner. ऑनलाइन देखो हाँ, ऑनलाइन देखो कोई है क्या रिकॉर्डिंग चालू है? रिकॉर्डिंग चालू तुमको लग रहा है सब छोड़ के चलेगा, रिकॉर्डिंग स्टॉप हो जाएगी? मुझे नहीं पता, रिकॉर्डिंग चाहिए। ठीक है ना। आईआईटी और यूआईटी में कंसेप्ट क्लियर हो गया। आईआईटी कौन करता है? QA इंटरनली क्यूए टीम करती है बिफोर डिलीवरिंग द प्रोडक्ट टू क्लाइंट, और यूएटी बिफोर रिलीज द प्रोडक्ट टू एंड यूजर। देन रिलीज, देन रैप अप प्रोजेक्ट। रिलीज के बाद फिर प्रोजेक्ट को रैप अप करना। रैप अप पता ही है ना, बोरिया बिस्तर बांध के हमारा प्रोजेक्ट तैयार है। इतना ठीक है, तो हम अकाउंट बना लेते हैं कि 30 डेज के लिए फ्री रहता है एटलासियन, तो हम इस पे ही प्रैक्टिकली काम करेंगे। वो भी रह गया था ना, आपने बोला था कि मीट्स पे कैसे कॉल ज्वाइन करें, कैसे वो भी इम्पोर्टेंट है। होगा सब होगा। तुम्हारा लैपटॉप है ना, तो हमको जाना है क्रिएट जीरा अकाउंट, तो ये अपने आप इस वेबसाइट पे लेके जाएगा atlassian.com। यहाँ पे प्लग है क्या चार्जिंग के लिए? मेरे को लगा मैं कर देता। या फिर कल बनाए कल अकाउंट? बनाते हैं। नहीं, आज ही बनाओ क्योंकि वो रात में वीडियो को व्यू आएगा। आज ही बनाओ। कल भी तो आएंगे व्यूज, कल नहीं आएंगे। स्टार्ट में लाइक बनाएंगे तो उतना ही देखेंगे, लास्ट में बनाएंगे तो लास्ट तक देखेंगे। तुम कर रहे हो क्या? स्क्रीन के शेयर करना यहाँ पे बता रही हो ना। कैसे करना? तो शिवलिंग, अंजलि, मैथिली ने ड्रॉप कर दिया। शिवलिंग, अंजलि, हाँ शबनम, जीरा पे अकाउंट बना रहे हैं, तो कल तुम्हारा अकाउंट बना होना चाहिए। हाँ ओके। ये लिंक शेयर कर देना ब्रो।
लिंक यहाँ जीरा डालोगे, हाउ टू क्रिएट जीरा अकाउंट अपने आप इस वेबसाइट पे लेके जाएगा, transient.com। शेयर कर दे रही हूँ मैं। तो यहाँ पे साइन अप करना है, मैं अपनी मेल आईडी से करती हूँ। मेरा पासवर्ड चेंज होएगा ना। इसको विदाउट 2 स्टेप वेरिफिकेशन कर देना, कंटिन्यू। ऐसी स्क्रीन आ रही है? यस ऐसी है। हाँ, तो तुमको व्हाट काइंड ऑफ वर्क, तो इसमें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करना है ना, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। प्रोजेक्ट आईटी सपोर्ट में रहेगा। आईटी सपोर्ट, ये इसमें आते हैं हमारे कैनवन, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड स्क्रम, ये तीनों आते हैं। तो हमको कैनवन में करना है। जापानी सिस्टम है ना, 88 प्रोजेक्ट, ठीक है। तो नेक्स्ट करते जाना है, फिनिश। ये हमारा अकाउंट बन जाएगा। तो ये हमारा डैशबोर्ड ओपन होगा जीरा का। उसके बाद हम इसमें स्प्रिंट प्लान करेंगे, स्प्रिंट बनाएंगे, फिर यूजर स्टोरी बनाएंगे, वो एक दूसरे को असाइन करेंगे, फिर उस पर कैसे काम करना है वो सब चीज़ें देखेंगे। ये सब ऑप्शन आएंगे। जीरा, यहाँ पे योर वर्क आएगा, तुमने कौन से काम किया, ये तुम्हारे प्रोजेक्ट कौन कौन से प्रोजेक्ट है। जैसे अभी मैंने बनाया 88 प्रोजेक्ट, ये दिखा रहा है। व्यू ऑल प्रोजेक्ट में सभी आएंगे। क्रिएट प्रोजेक्ट से क्रिएट कर सकते हो तुम, यहाँ पे फिल्टर लगा सकते हो। डैशबोर्ड तुम्हें देखना है, ऑल डैशबोर्ड या क्रिएट डैशबोर्ड करना है तुमको। ये पर्सनल डैशबोर्ड दिखता है ना हमारा? हाँ, सिर्फ हमारा दिखता है इसमें। ये हमारा दिखता है, बट हम किसी और का भी देख सकते हैं, टीम का। यहाँ पे जाओगे ना तो यहाँ आता है व्यू ऑल डैशबोर्ड। टीम बनाने के बाद समझ में आएगा। तो हम कल इससे आगे बढ़ते हैं। इतना समझ आ गया ना? तो कल सबका अकाउंट बना होना चाहिए, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें, 5 मिनट भी नहीं लगेगा बनाने में। ठीक है अंजलि, शिवलिंग लिंक शेयर कर दिया है। हाँ, तो कल अकाउंट बना के लाना। हाँ, और कल हम आगे इसमें प्रैक्टिकली करेंगे काम। ओके, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।